नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 19 सितंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो 24 के अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 24 खुद होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 धनात्मक गुणांक आ गए। पेपर में अब आप आंसर सी लगा सकते हो। अब पेपर में तो आपको ऐसे करना नहीं है कि धनात्मक गुणनखंड निकालोगे, उनको फिर गिनोगे और आप आंसर टिक करोगे। आपको क्या करना है, आप जो भी नंबर दे रखे हैं उसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो जो ये पावर दी हुई है इसमें 1 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। और गुणा में ले लीजिए जो दूसरा वाला जो भी डिजिट है उसकी जो पावर में, तो इसकी क्या है पावर 1, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। और इनकी गुणा कर लीजिए, ये 4 हो गए, ये 2 हो गए, ये आंसर आ गया 8। यही आपका आंसर आएगा। तो पेपर में आपको इस वाले मेथड से करना है। अगर ये बड़ा नंबर होता तो आप नहीं कर पाते, इसलिए इस मेथड से नहीं करना आपको। बेसिक मैंने आपको बता दिया, पर पेपर में आपको इससे करना है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो अगर 72 से भाग दिया था और 10 बचा था तो मैं ये मानूंगा कि वो 72x प्लस 10 ऐसा कुछ नंबर रहा होगा। जब 72 से हमने भाग दिया तो कुछ मल्टीपल से डिवाइड हुआ होगा। उसके बाद मेरे को पता नहीं वो क्या मल्टीपल होगा, तो मैंने x मान लिया, और इसके बाद 10 और बच गया तो प्लस में 10 कर लिया। अब ये नंबर आ गया। अब ये कह रहा अगर इसको 9 से भाग करें, तो मैंने इसको 9 से भाग किया, तो देखो ये तो पूरा कट हो जाएगा 72x बटे 9, और ये बचेगा क्या 10 बटे 9 बचेगा। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 से 72 8 बार चला जाएगा। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं बचा हमको इस वाले पोर्शन से। जब 9 से हम 10 को भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 1। अब इस क्वेश्चन को आप इतना बड़ा करके मत करो पेपर में, आप डायरेक्ट ये देखो। ये क्वेश्चन सीजीएल वाले पेपर में भी आते हैं। जैसे आपसे 9 से डिवाइड करा रहा है, तो जिससे पहले डिवाइड किया होता, अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जैसे 9 से 72 डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो शेषफल बचा सिर्फ इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो। मतलब डायरेक्टली 9 से 10 को ही डिवाइड कर लो और देख लो क्या रिमाइंडर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिवाइड है ही। अगर 72 से वो नंबर डिवाइड होगा तो 9 से तो हो ही जाएगा, तो सिर्फ 10 को आप डिवाइड कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखो 30 की छोड़ो, आप देखो कि 3 से कौन सा विभाजित है। तो जिस ये सबके पीछे जीरो लगी हुई है, तो जीरो तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दो। मैंने यहाँ से जीरो कैंसिल कर दी। अब ये देख लो 3 से कौन सा विभाजित है। जिसका भी सम 3 से विभाजित होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। अभी देखो 5 और 2 7 और 3 10, 10 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। 7 3 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 से 300 के बीच कितनी संख्या है जो एक पूर्ण घन है? देखो 200 से और 300 के बीच में देखना है। तो अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा 125। 6 का क्यूब करता हूँ तो ये कितना आएगा 216। और अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ तो ये आएगा 343। अभी आप देखो कि 200 से 300 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है 216 जो पूर्ण घन है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये ए की पावर क्यूब है, यहाँ पे बी की पावर क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है। एक्चुअल में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1.7 है और बी की वैल्यू क्या है 1.2 है। तो ये फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और बटे में क्या है यही सेम लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी। अब देखो ए मैंने क्या माना हुआ था 1.7 और बी कितना माना हुआ था 1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, मेरे को ये होल स्क्वायर की फॉर्म में लेना है जिससे कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ पे क्या है, देखो मेरे को ये देखना पड़ेगा ये क्या है। ये है 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। ये 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो ये जो 2 है इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि होना ही चाहिए, तो ये मैंने 2 अलग कर लिया। तो बचा क्या यहाँ पे 2 और रूट 3 बचा। अभी इसको देखो,
अगर इसका स्क्वायर हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा। ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी, यहाँ से ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो ये 4 हुआ होगा। और √3 का स्क्वायर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे 3 हुआ होगा। और 4 और 3 साथ ही तो है, तो इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 + √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए का 20%, मैं डायरेक्टली अगर यहीं पे देखूं तो का की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो 20% बराबर, और बी का कितना है 30%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, और 10 से मैं काट देता हूँ, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3, और बी की वैल्यू कितनी है 2। और ये कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है, 1 कम है। और किससे कम है, 3 से कम है। 1/3 को हम परसेंटेज के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 33.33। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो मैं तीनों को लिख देता हूँ, ए बी और सी। कह रहा है जो ए है वो 20% अधिक है, तो अगर मैं बी को 100 मान लेता हूँ तो ए कितना हो जाएगा 120। और जो सी है वो बी से 20% कम है, तो 100 से 20% कम हुआ तो ये कितना हुआ 80। सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो 40 कम है। 40 तो कम है, पर किससे, ए से। ये बहुत मैटर करता है कि किससे कम है। तो ए की वैल्यू क्या है 120, तो 40/120, इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया 1/3। 1/3 को हम परसेंटेज के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 33.33। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20%, 30% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट दी गई और निवल छूट क्या होगी। इक्विवेलेंट पूछ रहा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। देखो या तो फॉर्मूले से कर लो आप, a + b - ab/100 का फॉर्मूला होता है। अगर मैं फॉर्मूले से करता हूँ तो देखो 20 और 30 को जोड़ा, 20 + 30, और माइनस में ये क्या होगा 20 × 30/100, ठीक है। ये हो गया 50, और 50 से ये दोनों की जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना 6 माइनस में जाएगा, ये कितना हो गया 44। इसके बाद जो बाकी बचा 20, उसके साथ इसको ले लेंगे 44 + 20, और माइनस में कर लेंगे कि 44 × 20 और बटे में 100, और 20 से 5 बार चला जाएगा, और 5 से 44 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40, और 5 × 8 = 40, और 44 और 20 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 64 में से 8.8 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और भी कई सारे मेथड हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो देखो जो सीपी है और एमआरपी है, इनका आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 150 होगा। 50% अधिक बताया उसने। यदि 10% की छूट दी गई, तो देखो 150 में 10% की अगर मैं छूट देता हूँ तो 150 का 10% कितना हुआ 15। 15 माइनस करूंगा तो ये कितना आ गया 135। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 135 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य था। कितने का फायदा हुआ, 35 रुपये का फायदा हुआ। तो 35% ही हो गया, क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाभ भी तो एक्चुअल में वही होता है ना, जो इससे ज़्यादा होगा। सीपी से एसपी जितना ज़्यादा होगा वही तो लाभ है। तो 20% बोल रहा है, और ये 20% किसका होगा, सीपी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाभ और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। तो 20% सीपी की वैल्यू क्या आ गई 100, और मेरे को क्या सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना 100% ऑफ सीपी, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 5 से गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य 840 रुपये तथा लाभ 5% है तो क्रय मूल्य बताओ। देखो 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 1/20, मतलब 20 सीपी हो गया, 1 प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 21 हो गया सेलिंग प्राइस। अभी देखो 840 को आप रखो, और मेरे को जाना किधर है, मेरे को सीपी की तरफ जाना, क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और सेलिंग प्राइस को नीचे रखेंगे। 21 से 4 बार गए, 21 चौके 84, ये 40 आ गया। 20 की और 40 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो 1 से 6 तक गए,
हमेशा बीच वाली वैल्यू एवरेज होती है अगर कंजिक्यूटिवली चल रहे हैं, जैसे 1 से 2 3 4। देखो सबके बीच में डिफरेंस कितना 1 1 का है, इधर भी 7 8 9 10 11 और 12। इनमें भी सब में देखो कंजिक्यूटिवली एक एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये डिफरेंट होता तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता था, उसके लिए मेरे को सबको जोड़ना पड़ता और बटे में 12 करने होते हैं। पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ? क्योंकि इन्होंने जितना कम दिया इधर वालों ने माइनस, उतना ज़्यादा इन्होंने दे दिया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बीच वाली वैल्यू होगी वो एवरेज बन जाएगी, औसत बन जाएगी। तो 6 इधर गए 6 इधर गए, बीच की वैल्यू कितनी आई 6.5। 6 और 7 के बीच में 6.5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इन सबको जोड़ के बटे में 12 भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, खर्च का अनुपात 1:2 है और प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह की बचत करता है। तो एक्स की मासिक आय क्या होगी? देखो ये आयु वाले जो सवाल होते हैं वो भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। एक्स और वाई का देखो इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो है 3 और 5, और जो एक्सपेंडिचर दे रखा है, जो खर्च दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है 1 और 2। अगर इन दोनों ने सेम अमाउंट बचाई थी, 5,000 बचाई थी, तो रेशियो भी सेम आने चाहिए थे। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं आ रहे, पर बचाई तो इन्होंने सेम अमाउंट थी 5,000 की। तो इस रेशियो को सेम लाने के लिए क्या करना होता है कि जो इन दोनों का डिफरेंस होता है और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे डिफरेंस 1 आया, तो 1 की गुणा कर देंगे इस वाले रेशियो में और 2 की गुणा कर देंगे इस वाले रेशियो में। इनका जो डिफरेंस है उसकी यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 और 5 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 2 और 4 हो गया। अभी देखो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब x ने 5,000 बचाई, y ने 5,000 बचाई। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या है कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई है कितनी? 5,000 रुपये। 5,000 ही तो बचाए थे भाई, 3 रुपये कमाता था, 2 रुपये खर्च कर दिए, एक रेशियो बचाया उसने, तो 5,000 बचाए। इसने भी 5 कमाए, 4 खर्च कर दिए, एक रेशियो का बचाया, तो एक रेशियो की वैल्यू 5,000 थी। अभी कह रहा है कि x की मासिक आय बताओ, तो x की मासिक आय कितनी थी? 3 रेशियो थी। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 5,000 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 15,000 रुपये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी चारों का अनुपात दे रखा है और कह रहा है बी और सी का जो योग है ए और डी के योग से 25 ज़्यादा है। तो देखो बी और सी का योग कितना बैठ रहा है? 8 और 7 15 बैठ रहा है, और ए और डी का योग कितना बैठ रहा है? 14। अभी देखो 15 और 14 ये दोनों रेशियो है, इनमें कितना डिफरेंस है? एक रेशियो का डिफरेंस है, और ये क्या कह रहा है? 25 का डिफरेंस है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 25। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए प्लस डी का मान बताओ। तो देखो ए और डी का मान कितना था? 14। तो हम 14 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई 14 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। तो 25 में 14 से गुणा कर देंगे, ये क्या होगा? 25 की 10 में करोगे 250 और 4 करोगे तो 100। 250 और 100 कितने हुए? 350। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो इन्होंने ए ने और बी ने मिलकर 20 दिन में किया, और सिर्फ बी ने अकेले कितने दिन में किया? 60 दिन में। 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया। ए और बी की कार्य क्षमता 3 आ गई और बी की कार्य क्षमता 1 आ गई। तो यहाँ से अगर ए बी की कार्य क्षमता 3 है और बी की 1 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 में से 1 को घटा दूंगा, 2 आ गई। अभी कह रहे हैं कि इन्होंने 36,000 रुपये में कोई कार्य किया था। 36,000 रुपये थे। किसी भी काम को या पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से, या फिर वो ये बताएगा इसने इतने दिन कार्य किया, इसने इतने दिन कार्य किया। तो कार्य क्षमता और दिनों के हिसाब से उसका अनुपात हम निकाल लेंगे। अभी इसने दिन के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने बोला कि दोनों ने 7 कार्य किया, 36,000 रुपये मिले, ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये ए का रेशियो हो गया, ये बी का रेशियो हो गया। तो 2 और 1 कितना होंगे? 3, और 3 की वैल्यू कितनी है? 36,000। 3 को 36,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12,000 से गुणा करनी होगी। इसका मतलब ए का पूछ रहा है ना, तो इसमें भी 12,000 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूनी 24,000। तो 24,000 रुपये आएंगे ए के हिस्से में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? बी हो गया। अगर ये बी का पूछता, 1 में 12,000 की गुणा होती तो 12,000 आंसर आता, पर ये इसने सिर्फ ए का पूछा है तो मैंने ए का निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रम से 20, 15 और 25 दिन में करते हैं। तो पी करता है 20 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में, और आर करता है 25 दिन में। इन तीनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो ये एलसीएम कितना होगा? 20, 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। तो इसके हिसाब से कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 15, और 15 से 300 में भाग करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 20,
और आर की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी 12। इन तीनों की कार्यक्षमता आ गई। अब कह रहा है कि तीनों को 9600 रुपये मिले थे और 9600 रुपये को अब इनकी कार्यक्षमता के हिसाब से बांट देंगे। किसका हिस्सा पूछ रहा है? क्यू का हिस्सा पूछ रहा है। तो क्यू का हिस्सा क्या होगा? 20 बटे और 15 और 20 35 और 12 47। तो 20 बटे 47 गुणा 9600, ये डिवाइड कर दिया मैंने इसको। अभी आप ये देखो, अगर ये 9400 होता तो 47 से मैं ये पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं 47 से इसको भाग दूं, ये 94 मतलब 2 बार ये चला जाता। अब 20 की जब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, ये 2 से कुछ ज़्यादा है, तो 20 की जब यहाँ गुणा करूंगा तो ये 40 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो 40 मतलब 4000 है, क्योंकि ये 2 जीरो भी है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो कि 4000 से ज़्यादा कौन सा आंसर है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बार हमको एजम्पशन करके भी सॉल्व करना चाहिए। प्रॉपरली आप कैलकुलेशन करोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, ट्रेन अपने आप को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो इन दोनों की जो लेंथ है, ये है ट्रेन की 150 मीटर और इसकी है 300 मीटर। तो इसको कितना टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? ये 450 मीटर ट्रेवल करनी पड़ेगी। और इसकी स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 15 से इसको डिवाइड कर दो तो 30 सेकंड लगेंगे इसको पूरा इसको क्रॉस करने में। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो अगर धारा के अनुकूल जो स्पीड है, अगर मैं उसको निकालूं, मान लो वो ए है, तो 16/4 हो जाएगी, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी स्पीड। और ये कह रहा है कि जो धारा के प्रतिकूल चल रहा है, मतलब मैं उसको बी मान लेता हूँ, तो बी की स्पीड अगर मैं निकालता हूँ तो 12 किलोमीटर गया, कितना टाइम लगा? 6। तो ये क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी ये क्या पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की गति बताओ। देखो, अगर शांत जल में नाव की गति पूछनी है तो दोनों को जोड़ो, ए और बी की वैल्यू जो भी है, तो ये कितनी है? 4 + 2/2 कर दो, तो ये आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बोट की जो नाव चल रही है। और अगर आपको स्ट्रीम की जो धारा है उसकी देखनी है गति, तो 4 में से 2 घटाओ और बटे 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी स्ट्रीम की जो धारा बह रही है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया। ब्याज दर 20% है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? देखो, ये जो रेट दे रखी है, दर दे रखी है, ये 20% जो थी ये 1 साल की थी। अभी क्या है? 1 साल को 2 पार्टों में बांट दिया, 6 मंथ और 6 मंथ। इसका मतलब जो रेट थी वो भी आधी हो जाएगी, जो नई रेट आएगी वो 20/2 हो जाएगी, तो 10% हो गई। तो अभी टाइम 2 हो जाएगा क्योंकि 2 साइकिल बन चुकी है। इस हिसाब से हम करेंगे तो 5000 रुपये थे, इसको हम ट्री मेथड से करते हैं। 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 5000 रुपये पहली जो साइकिल होगी 1/10 के हिसाब से कितना आएगा? 500 रुपये ब्याज आएगा। जो दूसरी साइकिल होगी 6 महीने की, उसमें भी 500 आएगा। और जो पहली साइकिल पे फिर से ब्याज लगेगा, ये ट्री मेथड है, तो उस पर फिर 1/10 के हिसाब से कितना? 50। तो ये टोटल ब्याज आ गए, कितना होगा? 500 और 500 1000 और ये 50, तो 1050 रुपये हो गए। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसको प्रॉपर्ली अलग से भी बता दूंगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? देखो, रोम्बस क्या होता है? वर्ग की तरह होता है सेम। इसकी भी साइड सारी सेम होती हैं, बस थोड़ा टिल्ट होता है, मतलब जो एंगल यहाँ वर्ग में 90 होता है इसमें नहीं होता है। साइड इसकी भी सारी सेम होती हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जो इसके विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को हाफ करते हैं और 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो देखो, अगर एक 32 सेंटीमीटर था तो उसका आधा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। दूसरा था 60 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो उसके हिसाब से ए क्या हो गया? यहाँ पे विकर्ण हो गया। तो 16 के ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर और इधर 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 30 का स्क्वायर हो गया 900, ये हो गया 1156। और इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1156 को, तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो देखो, एक साइड अगर 34 सेंटीमीटर आ गई और ये पूछ क्या रहे हैं? परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? 4 है, क्योंकि चारों साइड बराबर है। तो 4 में मैं 34 की गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 136। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई ग्राहक दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 किलोग्राम मात्रा खरीदता है तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, ये थी दुकान 2, इसमें हर कोई आइटम 1-1 किलो के हिसाब से दिया हुआ है।
तो अगर सारी चीज़ें 2-2 किलो खरीदी तो पहले मैं 1 किलो का रेट ले लेता हूँ, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 64, मतलब 64 रुपये में 1-1 किलो सारी चीज़ें आ गई, इनको जोड़ोगे आप। और ये कह रहा है कि 2-2 किलो लेकर आए, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 128। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक ग्राहक वस्तु ए की 3 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दुकान ए पे ये सारे आइटम 1-1 किलो के रेट से दिए हुए हैं, इन सबको जोड़ लो, ये हो जाएंगे 60। और ये 1-1 किलो के आइटम थे, अभी मेरे को 3 किलो लेना है तो 60 में 3 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 180। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु सी जो है सारी दुकानों पे देखो आप, ये जितने भी इसके रेट लगे हुए हैं इन सबको आप जोड़ लो तो इससे पता चल जाएगा टोटल रेट कितना है। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा टोटल 76। और 5 दुकानों का ये रेट था तो बटे में 5 कर देंगे। औसत का फॉर्मूला ये होता है कुल योग बटे जितना भी वो है नंबर उसके, तो 76 बटे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15.2। तो इसका औसत कितना आ गया 15.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रत्येक वस्तु का 1 किलोग्राम प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए तो कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य सबसे महंगा होगा। तो देखो इसमें क्या है, हर कोई दुकान से आप खरीद के देखो कि भाई दुकान 1 से खरीदा मैंने, दुकान 2 से खरीदा, दुकान 3 से खरीदा, 4 से और 5 से, और सारे को जोड़ के देखो ये कि कितने कितने, अगर सारा सामान 1-1 किलो खरीदा तो कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो दुकान 1 से अगर खरीदा होगा तो 69 रुपीज़ का आ जाएगा, दुकान 2 से 64 का, 3 से 69 का, 4 से 66 का और 5 से 71 का। तो ये कह रहा है सबसे कम विक्रय मूल्य किसका होगा। तो देखो सबसे कम किसका होगा 64, ये दुकान 2 का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, दुकान 2। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।